नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की सुरक्षा से जुड़ी कुछ हालिया घटनाओं की। अब देखिए, ये घटनाएं भले ही अलग-अलग लगे, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है। और वो तस्वीर है कि भारत कैसे एक ही वक्त में कई मोर्चों पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि कोई देश खुद को हर तरफ से एक साथ कैसे बचाता है। और ये सिर्फ सरहदों की बात नहीं है, बात देश के अंदर की है, टेक्नोलॉजी के मोर्चे की है और दुनिया भर के देशों के साथ रिश्तों को संभालने की भी है। तो चलिए इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले देश के अंदर मौजूद चुनौतियों पर नजर डालेंगे, फिर समझेंगे कि आने वाले कल की टेक्नोलॉजी कैसे एक मजबूत रक्षा कवच बना रही है, और आखिर में जानेंगे कि इन सब के बीच कूटनीति का क्या रोल होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले मोर्चे की, देश के अंदर की सुरक्षा। दिल्ली में हाल में जो एक कार ब्लास्ट हुआ, उसकी जांच हमें दिखाती है कि जमीनी स्तर पर खतरे कितने करीब और कितने असली हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की जांच में जसीर बिलाल वानी की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, पता ये चला है कि वो सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट ही नहीं दे रहा था, बल्कि वो हमलों के लिए ड्रोन को मॉडिफाई करने और रॉकेट बनाने तक की कोशिश में लगा था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि आज के खतरे कितने हाईटेक और सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। तो जाहिर है, अगर खतरे ड्रोन जैसे हाईटेक तरीकों से आ रहे हैं तो उनका जवाब भी तो टेक्नोलॉजी से ही देना होगा। चलिए अब देखते हैं कि भारत भविष्य के इन खतरों को रोकने के लिए कैसा लेजर शील्ड तैयार कर रहा है। अब ये जो है, ये भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। डीआरडीओ का नया लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम मार्क 2 अब 2 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन को मार गिरा सकता है। मतलब पिछले सिस्टम से सीधे सीधे डबल रेंज। ये 10 किलोवाट की एक पावरफुल लेजर बीम का इस्तेमाल करता है, जो ड्रोन को हवा में ही टारगेट बना लेती है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगली पीढ़ी का हथियार, जिसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कहा जा रहा है, वो अभी ट्रायल्स में है। सोचिए, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक होगी और यह 30 किलोवाट की लेजर इस्तेमाल करेगा, यानी पहले से 3 गुना ज्यादा पावरफुल। ये पहुंच और असर दोनों में ही एक जबरदस्त छलांग है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये नया रक्षा कवच सिर्फ एक अकेले ड्रोन को नहीं, बल्कि झुंड में यानी एक साथ हमला करने वाले कई ड्रोन्स को भी रोक सकता है। और आज के जमाने की लड़ाई में ये क्षमता होना मतलब गेम चेंजर होना है। टेक्नोलॉजी से अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और देश की सीमाओं पर भेजे जा रहे रणनीतिक संदेशों और मिलिट्री डॉक्ट्रिन की बात करते हैं। देखिए, यहां सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि इरादे भी बहुत मायने रखते हैं। आप जरा सेना प्रमुख का ये बयान सुनिए। ये कोई दबी छुपी बात नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक सीधी और साफ चेतावनी है। ऑपरेशन सिंधु तो केवल एक ट्रेलर था। हम उन्हें सिखाएंगे कि जिम्मेदारी से व्यवहार कैसे किया जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भारत के मजबूत इरादे का एक खुला ऐलान है। सेना प्रमुख ने इस ऑपरेशन से 3 बहुत बड़ी बातें बताई हैं। पहली, सभी सेनाओं का एक साथ बिल्कुल मिलकर काम करना ताकि तालमेल में कोई कमी न रहे। दूसरी, लंबी लड़ाई के लिए हथियारों और सामान की पूरी सप्लाई लाइन को मजबूत रखना। और तीसरी, कमांडर्स को हर लेवल पर तेजी से फैसले लेने की पूरी आज़ादी देना। ये तीनों बातें मिलकर भारत को भविष्य की किसी भी चुनौती के लिए और भी ज्यादा तैयार बनाती हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आज के दौर की लड़ाई के एक और मोर्चे पर, और वो है सूचना और धारणा की लड़ाई। मतलब वो जंग जो सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में भी लड़ी जाती है। हुआ ये कि सोशल मीडिया पर अचानक एक अभियान शुरू हो गया, भारत के अपने बनाए हुए लड़ाकू जेट तेजस के खिलाफ। एक वीडियो के साथ दावा किया गया कि दुबई एयर शो में तेजस से तेल लीक हो रहा था और इससे भारत की बड़ी बेइज्जती हुई। और यहीं पर असली खेल समझ में आता है। एक तरफ एक ऐसा वीडियो जिसका कोई सबूत नहीं, कोई पुष्टि नहीं, और दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि तेजस ने अपना प्रदर्शन तय समय पर सफलतापूर्वक पूरा किया। जब आप इन दोनों को साथ रखते हैं तो साफ दिखता है कि कैसे झूठी खबरें फैलाकर छवि खराब करने की कोशिश की जाती है। ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का एक क्लासिक उदाहरण है। और अब चलते हैं हमारे आखिरी मोर्चे पर, जो है कूटनीति का मैदान। चलिए देखते हैं कि भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो एक बड़ी उथल-पुथल चल रही है, उस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है।
अच्छा, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फैसला देने वाली अदालत है क्या। ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है, बल्कि शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद जो नई अंतरिम सरकार बनी है, ये उसके द्वारा बनाया गया एक घरेलू ट्रिब्यूनल है। और इसकी वैधता और निष्पक्षता पर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब इस नाजुक हालात पर भारत का बयान देखिए, कितना सधा हुआ है। भारत ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, बल्कि शांति, लोकतंत्र और स्थिरता जैसे मूल सिद्धांतों पर जोर दिया है। ये कूटनीति का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां मकसद किसी विवाद में उलझना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को प्राथमिकता देना होता है। तो हमने देखा कि कैसे भारत की सुरक्षा की कहानी कई परतों में बटी हुई है। अंदरूनी सुरक्षा, एडवांस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और कूटनीति, ये सब मिलकर ही देश का सुरक्षा कवच बनाते हैं। पर एक सवाल पीछे रह जाता है कि आज के इस हाइब्रिड खतरों के दौर में किसी भी देश की असली ढाल क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी सेना या फिर उसकी अपनी कहानी।